Hello viewers, today I have a very nice chapter from the word group, and that is preposition. Before moving forward, I would like to discuss with you all that why we learn the definition. You have seen the definition of noun and pronoun, adjective, verb, adverb, and today you are going to have the definition of preposition also. What is the basic concept? What's the basic role of the definition? आखिर परिभाषाओं का क्या महत्वपूर्ण रोल है? यदि हम नाउन की परिभाषा को जानते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? यदि हम वर्ब की परिभाषा को मस्तिष्क में रखते हैं तो क्या फायदा होता है? फायदा होता है, हमें पहचानने में सहूलियत होती है। हम नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को यदि उसकी परिभाषा मस्तिष्क में रखे हैं तो उसे पहचानना आसान होता है। जैसे नाउन को पहचानने के लिए आपके पास एक आसान सा तरीका परिभाषा के साथ मैंने शेयर की, और वह था दुनिया की सारी चीजें नाउन है, या फिर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स, या फिर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अगर प्रोनाउन को पहचानने की बात है तो प्रोनाउन की परिभाषा भी आपके मस्तिष्क में है। वह शब्द जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है बोलने और लिखने के क्रम में, उसे हम प्रोनाउन का नाम देते हैं। एडजेक्टिव की भी परिभाषा आपके मस्तिष्क में है। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में जो 8 प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, उनको पहचानने की शक्ति मैंने आपको दी है। और शॉर्ट में तो अनेकों बार आपसे शेयर किया हूं कि दुनिया की सारी चीजें नाउन, बदले में जो आ जाए प्रोनाउन, दोनों की खूबसूरती को बढ़ा दे तो एडजेक्टिव, दोनों जब काम करे, यहां दोनों से मतलब है नाउन और प्रोनाउन, दोनों जब काम करे तो वर्ब की विशेषता को बतला दे तो एडवर्ब, दोनों के बीच में रिश्तेदारी को बतला दे तो प्रीपोजिशन, दो स्वतंत्र वाक्य को या शब्द को जोड़ दे कंजक्शन, और मन की अचानक भावनाओं को बतला दे तो उसे हम इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। और यही 8 प्रकार के शब्द होती है अंग्रेजी की दुनिया में। यह बात अलग है कि क्लास के माध्यम से मैंने आपको डिटेल्स में, गहराई से समझाने की, सिखलाने की कोशिश करी है। आज प्रीपोजिशन का नंबर है। प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर जो कभी जीवन में समाप्त नहीं होता। प्रीपोजिशन को व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। हां, थोड़ी सी बातों को समझना आवश्यक जरूर होगा। यह एक ऐसा चैप्टर है जो खत्म नहीं होता, लेकिन यदि कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में क्लियर है कि व्हाट्स द प्रीपोजिशन इज, तो सेंटेंस की बिल्डिंग बनाने में आपको सहूलियत होगी। चले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये प्रीपोजिशन है कौन सी चीज और क्यों यह छात्रों पर भारी पड़ता है। हां, यह बात स्पष्ट है कि यहां समझने की चीजें थोड़ी सी कम है, लेकिन याद रखने की चीजें बहुत ज्यादा है। आपकी मस्तिष्क में जितने भी शब्द की मात्रा होगी, आप उतना ही अपने को करेक्ट अंग्रेजी बोलने में और लिखने में सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रीपोजिशन आमतौर पर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं दूंगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज की इस पीरियड में प्रीपोजिशन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। फिर आने वाले दिनों में इसी के आधार पर आपको प्रैक्टिस वर्क मैं दूंगा, इसे करना आपके लिए सहज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है इसे समझना, इसे जानना कि आखिर ये प्रीपोजिशन है कौन सा चीज। लेट अस सी प्रीपोजिशन।
अगर इसका थोड़ा सा संधि विच्छेद हम लोग कर लें तो ज्यादा आनंद आएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्री जोड़ पोजीशन। पोजीशन कहते हैं स्थिति को, अवस्था को, और प्री जो है अंग्रेजी भाषा का प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है पहले। इसी शब्द से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। प्री जोड़ पोजीशन, प्री जोड़ पोजीशन जो पहले ही किसी की अवस्था को बतला दे, किसी के पोजीशन को बतला दे, यानी वह शब्द जो किसी पोजीशन को बतलाने का काम करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो थी टूटी फूटी भाषा में समझने के लिए, लेकिन अगर प्रीपोजिशन को डिफाइन करें तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच आकर उसके आपस के संबंधों को बतलाता है। जब आप इसे डिफाइन करेंगे तो इसकी डिफिनेशन बड़ी सिंपल सी होगी। यू कैन ऑल्सो राइट ऑन इन योर कॉपी। सॉरी, ए प्रीपोजिशन a preposition denotes the position that denotes the position that one person, position that one person or thing occupies in relation to the other. This one is the first definition I am writing. You can also define it by saying that preposition is a word that shows a relation with noun or pronoun. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संबंध को बतलाने का काम करता है। प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप पर्टिकुलरली नाउन और प्रोनाउन। और वैसे भी प्रत्येक प्रीपोजिशन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरे आगे नाउन ही आएगा। प्रीपोजिशन का यह गुण है कि वह चिल्ला कर कहता है कि मेरे आगे नाउन ही आएगा। जैसे यदि आप कहते हैं, क्योंकि रिश्ते को दिखलाता है, संबंध को दिखलाता है, जैसे आप कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। सेंटेंस इज क्वाइट सिंपल, बहुत साधारण सा सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिया हूं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब जरा इस वाक्य को देखें। इस वाक्य में आपका प्रीपोजिशन कहां पर है? तो प्रीपोजिशन है आपका ये ऑन। ये ऑन जो है संबंध बतला रहा है किसका? द टेबल का। द टेबल का संबंध किसके साथ जोड़ रहा? द बुक के साथ। इट मीन्स अगर गौर किया जाए तो संबंध को जोड़ने का काम करता है और कहता है कि किताब की अवस्था, किताब की पोजीशन क्या है? तो किताब की पोजीशन है कि वह टेबल पर है। नाउन का नाउन के साथ रिश्ता, नाउन का प्रोनाउन के साथ रिश्ता बताने की जिम्मेवारी जिस शब्द को सौंपी गई है उसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। एक सेंटेंस और देखें। जैसे आप कहते हैं ही इज इन द गार्डन। अब इस वाक्य में प्रीपोजिशन कहां पर है? तो प्रीपोजिशन हमारा इन है।
संबंध किसका किसका बतला रहा? तो ये संबंध बतला रहा है गार्डन का भी, और गार्डन का संबंध किससे स्पष्ट कर दे रहा है? ही से भी। इट मीन्स प्रीपोजिशन denotes the position that one person or thing occupies in relation to the other. Preposition shows the relationship between noun and pronoun. I hope this definition will help you to understand what the preposition is. हम जितनी भी बातें आपके साथ परिभाषा को लेकर कर रहे हैं, उसका संबंध सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही है। अगर आप पीछे घूम कर देखेंगे, पीछे पढ़े हुए चैप्टर्स को देखेंगे, तो आपको दिखेगा दुनिया की सारी चीजें नाउन, बदले में जो आ जाए प्रोनाउन, दोनों की खूबसूरती को जो बढ़ा दे एडजेक्टिव, दोनों जब काम करे वर्ब, वर्ब की विशेषता को बतला दे एडवर्ब, दोनों के बीच संबंध को बतलाए। प्रीपोजिशन दो स्वतंत्र वाक्य या दो शब्द को जोड़ दे, कंजक्शन और मन की अचानक भावनाओं को बतला दे, इंटरजेक्शन। यदि यही 8 प्रकार के शब्द यदि आपके मस्तिष्क में हैं, जब आप लिखेंगे, जब आप बोलेंगे, तो आपका मस्तिष्क ऑटोमेटिकली बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड तरीके से, यदि आप सेंटेंस को बोल रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। इंट्रोगेटिव बोल रहे हैं तो या तो ऑक्सिलरी या WH या मॉडल्स या डमी आएगा। यदि आप मेन वर्ब से किसी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो वह सेंटेंस इंपरेटिव होगा। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत आपने में से किया और अंत नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से किया तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा। और यदि इंटरजेक्शन के शब्द से सेंटेंस शुरुआत हो रही है तो वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा। दिस वन इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। These are very easy, although preposition is difficult one. आज मैंने क्लास की शुरुआत कर दी है, समाप्त भी 1-2 पीरियड में हो जाएगा, लेकिन यह निरंतर चलता रहता है छात्र के साथ। आज भी प्रीपोजिशन को करने के क्रम में कहीं पर हमें भी डिक्शनरी देखनी पड़ती है, याद रखना होता है क्या क्या चीज याद रखना होता है, कहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। हम लोग सब कुछ आज देखेंगे ही नहीं, बल्कि समझेंगे भी और सीखेंगे भी। ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिश्ते को दिखलाता है, संबंध को दिखलाता है, और कहता है कि आई विल डिनोट द पोजीशन दैट वन पर्सन और थिंग ऑक्युपाइज इन रिलेशन टू द अदर। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, द बुक इज ऑन द टेबल, ही इज इन द गार्डन। These two examples shows the relation between noun and pronoun. To understand preposition fully, I am going to make category of it, and this will be very helpful to understand, to get the complete picture of preposition. जैसे ही प्रीपोजिशन को सीखने के लिए हम इसका डिवीजन बनाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, मेरा यही तरीका है डिवीजन को बनाने का, जो बोर्ड पर आपके आंख के सामने मैं रख रहा हूं। इसका मैं 3 डिवीजन बना रहा हूं। सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरे को कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन, और तीसरे को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। बोर्ड पर आपके सामने 3 कैटेगरी है, तीनों गंभीर हैं, लेकिन यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। समस्याएं 3-3 हैं और अच्छे खासे हैं। 1 by 1 सबको हम लोग तोड़ने का काम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिंपल प्रीपोजिशन को। जैसा कि इसका नाम है सिंपल, जाहिर सी बात है एक मॉर्फीम के शब्द जिसका उच्चारण एक सांस में कर लेते हैं, एक मॉर्फीम वाले सारे शब्द सिंपल प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग 1 by 1 तीनों को देखते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन,
सिंपल प्रीपोजिशन की श्रेणी में कुछ शब्द, वैसे शब्द जो दो शब्दों से बना हुआ हो, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा ताकि हमें और अधिक कैटेगरी ना बनाना पड़े और आपको संक्षेप में मैं पूरा कंसेप्ट दे सकूं। वैसे शब्द जिनमें दो शब्दों की जरूरत पड़ती है, उसे हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे यदि आप कहते हैं क्लास, क्लास एक अलग शब्द है। रूम, रूम भी एक अलग शब्द है जिसका अर्थ कमरा होता है। क्लास का अर्थ वर्ग होता है। अगर दोनों को मिला दें तो एक शब्द बनेगा क्लासरूम। तो ऐसे जितने भी शब्द होते हैं उसे कंपाउंड वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी की दुनिया में, प्रीपोजिशन की दुनिया में ऐसे अनेक शब्द हैं जिसमें कंपाउंड है, कंपाउंड वर्ड है। जैसे आप कहते हैं बिसाइड, बी साइड दो वर्ड से बना है। जैसे आप कहते हैं अक्रॉस, प्रीपोजिशन है, दो शब्दों से बना है। तो सिंपल प्रीपोजिशन की श्रेणी में चाहे शब्द एक मॉर्फीम का हो या कंपाउंड हो, उसका प्रयोग को मस्तिष्क में रखना बहुत जरूरी है। इसका डिटेल्स अध्ययन आने वाले क्लासेस में मैं आपको दूंगा। आज मैं आपका परिचय करा रहा हूं कि इस कैटेगरी में कौन कौन से शब्द हैं। चलिए सीखते हैं इसे। सबसे पहला शब्द इसमें आता है आपका आफ्टर। इसका इस्तेमाल करते हैं बाद के अर्थ में। मैं सभी नोट करता जा रहा हूं, इसका डिटेलिंग मैं करूंगा। दूसरा बिफोर, पहले के अर्थ में। तीसरा बिसाइड, बगल में के अर्थ में। और ड्यूरिंग, के दौरान के अर्थ में। इनटू, में के अर्थ में। ध्यान रहे इसमें मोशन रहता है। ऑफ, का के की के अर्थ में। आउटसाइड, बाहर के अर्थ में। थ्रू, के द्वारा के अर्थ में। अप, ऊपर के अर्थ में। विदिन, समय सीमा के भीतर के अर्थ में। या समय समय अथवा स्थान के सीमा के भीतर के अर्थ में, यह भी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। अबाउट, के बारे में के अर्थ में। अगेंस्ट,
के विरुद्ध के अर्थ में, बिटवीन दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच के अर्थ में, एमंग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच के अर्थ में, बिहाइंड के पीछे के अर्थ में, बिसाइड्स अलावा के अर्थ में। इन सारी चीजों को आपको मस्तिष्क में रखनी होगी। बाई द्वारा के अर्थ में, फ्रॉम से के अर्थ में, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें सेपरेशन आना चाहिए। सेपरेशन यानी जुदाई का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लीव्स फॉल्स फ्रॉम द ट्री, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहां से वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर। These all things I will discuss in the coming class. Today I am just simply giving you the introduction of preposition and how and what are they. Besides, by, from, for, के लिए के अर्थ में, below नीचे के अर्थ में, एबव ऊपर के अर्थ में, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम दिखलाने के लिए, और में आप यहां पर डाल दें पीरियड ऑफ टाइम को दिखलाने के लिए। ऑन पर के अर्थ में, अपॉन पर के अर्थ में, लेकिन ध्यान रहे यहां पर मोशन होगा। मोशन यानी गति दिखलाई जाएगी। अक्रॉस आर पार के अर्थ में, बेनिथ नीचे के अर्थ में, then तुलना करने के लिए, अराउंड के चारों ओर के अर्थ में, बियॉन्ड परे के अर्थ में, विथ साथ के अर्थ में,
एमिड के बीच में के अर्थ में इत्यादि। हमने करीब करीब सिंपल प्रीपोजिशन को कवर करने की कोशिश की है। बेहतर होगा कि मैं लिखता भी चला हूं और बोलता भी चला हूं, आप इसे कॉपी पर नोट कर लें। सिंपल प्रीपोजिशन का डिटेलिंग एग्जाम्पल्स के साथ मैं आगे आने वाली पीरियड में निश्चित रूप से शेयर करूंगा। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इन प्रीपोजिशन को मस्तिष्क में रखना है। नहीं रखेंगे, हमारा सेंटेंस मेकिंग चाहे वो बोलने के क्रम में हो या लिखने के क्रम में हो, अधूरा हो जाएगा। इसे मस्तिष्क में रखना है। ये प्रीपोजिशन है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मेरे आगे नाउन नहीं आएगा। और ध्यान रहे, ये सारे प्रीपोजिशन के आगे नाउन ही आएगा। और यदि कोई वर्ब आ रहा है तो उसे हम नाउन बना देंगे। और आपको पता है कि वर्ब को नाउन बनाने की प्रक्रिया बड़ा सहज है। उस वर्ब में सिर्फ आईएनजी ठोक दो। ये आप सीख चुके हैं, पहले ही मैं इसकी जानकारी दे चुका हूं। तो सबसे पहला कैटेगरी सिंपल प्रीपोजिशन के क्षेत्र में ये सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों को मस्तिष्क में हमेशा लोडेड रहना चाहिए ताकि लिखने और बोलने में कोई परेशानी ना हो। हां, ध्यान रहे, ये सारे शब्द आपके एक्सप्रेशन को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये समझने की चीज है, सीखने की चीज है। एक बार ध्यान से आपने देख लिया, मस्तिष्क में एडजस्ट कर लिया, तो हमेशा आपका हो जाएगा। लेकिन अब जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसे याद करना होगा, याद रखना होगा। ये फ्रेजल प्रीपोजिशन बेसिक तौर पर, जैसा कि यह शब्द है फ्रेजल प्रीपोजिशन, जैसा कि यह शब्द है, इसे अगर याद नहीं रखेंगे तो बहुत गड़बड़ी मचेगी। फ्रेजल प्रीपोजिशन, ये दो तरह का समझने के दृष्टिकोण से मैं इसको बांट रहा हूं। फ्रेजल एक बनता है ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। और कीजिएगा इसकी बनावट, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। जैसे आप कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन। आपको महसूस हो रहा होगा कि इस तरह की चीजों को आपने पढ़ा है। जैसे आप कहते हैं बाय इंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, और बड़ा सुंदर है, ये फ्रेज है। फ्रेज हम कहते हैं शब्दों का वह समूह जो अपने आप में पूरा अर्थ ना रखता हो, बल्कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे अन्य शब्दों पर निर्भर करता हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, इसमें 4 शब्द हैं, 9 2 11 होना। लेकिन इन 4 शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, सिर्फ 4 शब्द 9 2 11 होना, तो ये सेंटेंस नहीं है, शब्दों का समूह है। लेकिन जैसे ही इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस को देखने के बाद चोर भाग गए। मुहावरा अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखता, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे शब्दों पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन के तहत इन फ्रंट ऑफ, के सामने। के सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ, के सामने, इसको हम सेंटेंस में लेकर के जाएं, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज, यानी कॉलेज के सामने एक मंदिर है। इसे याद रखना पड़ेगा, यदि आप भूलते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। बाय डिंट ऑफ, के द्वारा,
ही गॉट सक्सेस बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, उसने कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त की, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द हजारों हैं। कम से कम आपको सलाह मैं दूंगा कि 200-500 आप मस्तिष्क में रखें, आपको फायदा पहुंचेगा। इसी कैटेगरी में आ जाता है अकॉर्डिंग टू, नाम सुना होगा आपने, के अनुसार। इसी कैटेगरी में अन्य शब्द भी बनते हैं, इन द मीन टाइम। ये सब फ्रेज है जिसे आप आइडम्स एंड फ्रेजेस के नाम से जानते हैं, और इसे समझना कम, याद करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसके बारे में भी आगे आने वाले समय में मैं क्लास दूंगा। वर्ड्स की मात्रा, फ्रेजेस की मात्रा को आपको सिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ आपके मस्तिष्क में भरने का प्रयास भी करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज मैं प्रीपोजिशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ये सब कुछ आता रहेगा। ये ऐसा चैप्टर है जो खत्म नहीं होने। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन का पहला भाग प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, जिसे हम आइडम्स एंड फ्रेजेस के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग बड़ा महत्वपूर्ण है, गौर कीजिएगा। यह भी समझा कम जाता है, याद ज्यादा किया जाता है। यह बनता है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से, और जैसे ही वर्ब प्लस प्रीपोजिशन कहते हैं तो यह सीधा सीधा बन जाता है वर्बल फ्रेज, और इसे भी सीखा नहीं जाता, इसे भी याद किया जाता है। इसकी संख्या भी हजारों से ऊपर है, अनगिनत है। आपके मस्तिष्क में कम से कम 100-200 तो लोडेड होना चाहिए। एक छात्र के मस्तिष्क में इतना वर्ड्स तो आना चाहिए। हाँ, यह बात अलग है कि समझना आसान है। यदि आपने समझ लिया तो समझना भी याद रखने के इक्विवेलेंट है, बराबर है। जैसे आप कहते हैं, एक साधारण सा वर्ड ले रहा हूं, लुक आफ्टर। हालांकि इस वर्ड्स को आपने पहले भी सीखा है। अब ये मत सोचिए कि लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स बाद में देखना। इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाता है देखभाल करना। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तभी हम कहते हैं वर्बल फ्रेज। और फ्रेज क्या है? शब्दों का समूह है जो अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखता है, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे शब्दों पर डिपेंड करता है। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। दूसरा वर्ड दिखलाता हूं आपको, गिव अप। अब गिव मीन्स ऊपर, गिव मीन्स देना, अप मीन्स ऊपर, ऊपर देना नहीं। इसका अर्थ हो जाता है त्यागना, एक अलग अर्थ देता है और अपने अर्थ को पूरा कराता है अन्य शब्दों की सहायता से। जैसे ही गेव अप बैड हैबिट्स, उसने बुरी आदतों को त्याग दिया। आप कहते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग मीन्स लाना, अप मीन्स ऊपर, ऊपर लाना नहीं, एक नया अर्थ देगा, और यह अर्थ देगा पालन पोषण करना। जैसे ही ब्राउट अप एन ऑर्फन फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल से एक अनाथ को लाकर पालन पोषण किया। तो इस तरह के शब्द 2, 3, 5 नहीं है, इनकी संख्या असीमित है, और आपको ऐसे शब्दों को मस्तिष्क में स्टोर करके रखना होगा। और इसकी कैटेगरी है फ्रेजल प्रीपोजिशन के नाम से। आपने ऊपर में देखा सिंपल प्रीपोजिशन के नाम से। अनेकों शब्द हैं जिसे आपको आने वाले समय में देखने को, सीखने को मौका मिलेगा। और यह सिर्फ सीखना ही नहीं है, बल्कि इस तरह से सीखना है कि आपकी मस्तिष्क में हमेशा के लिए बन जाए, ताकि आपका जहां जी चाहे वहां आप इसका यूज कर सकें, बोलने में और लिखने में भी कर सकें। अब हम लोग के पास परिचय में
प्रीपोजिशन के परिचय में तीसरा भाग बच रहा है। तीसरा भाग को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसा कि इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। सी, तीसरा भाग। जैसे ही आप कहते हो कॉम्प्लेक्स, तो नाम ही इसका है जटिल। जटिल प्रीपोजिशन। अब जटिल है तो थोड़ी सी परेशानी तो लाएगा। जितने भी वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं तो आपकी जानकारी में है। वर्ड्स हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के शब्दों में अगर गौर से देखा जाए तो एक छात्र यदि 8 प्रकार के शब्दों में सिर्फ वर्ब को कंसंट्रेट करता है, अगर वर्ब को याद करने की कोशिश करता है, तो उसे 3 शब्द मुफ्त में मिलते हैं। आने वाले क्लास में मैं डिटेल्स इसका दूंगा, अभी मैं सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। यदि कोई छात्र नाउन को याद करने का प्रयास करता है तो 3 शब्द फ्री में मिलते हैं। यदि कोई छात्र एडजेक्टिव को याद करने का कोशिश करता है तो 3 शब्द फ्री में वो सीख सकता है। शब्द को बनाए जाते हैं, और वैसे भी शब्द को रटना नहीं चाहिए। मैं कभी सलाह नहीं देता रटने के लिए, समझने की जरूरत है। मैं डिटेल इसका क्लास लेकर आ रहा हूं शब्दों को लेकर। अंग्रेजी के 8 प्रकार के शब्दों में अगर गौर से देखा जाए तो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी 8 प्रकार के शब्दों में 8 को समझने की जरूरत है। और जो 4 बच गया, वो 4 कौन कौन सा बचा? तो 4 बचा आपका नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 4 शब्द को तो यूं ही खेल खेल में आदमी सीख जाता है। ये 4 शब्द को तो मैं याद करा देता हूं छात्रों को। छात्रों से मैं डिमांड करता हूं तो सिर्फ एक जगह पर, जहां पर उनकी आंख खुली रहे, ध्यान से देखें और उनको पकड़ने की कोशिश करें। और वो 4 शब्द है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। यही 4 तंग करते हैं। इसमें से भी 4 नहीं, एडवर्ब को भी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि एडवर्ब को सीखना तो आसान है। और वैसे भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं तो आमतौर पर एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। बल्कि 3 ही शब्द बोलिए। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव। ये 3 इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि अपना प्रीपोजिशन साथ लेकर चलते हैं। मैं कभी बच्चों को क्लास में समझाने के क्रम में ये बताया, एक एग्जाम्पल के तहत, यदि मैं आपको एक नई मारुति कार दे दूं, चाबी आपको सौंप दूं, आपको कार चलाना आता है, आप कितना दूर तक कार चला लेंगे? छात्र का उत्तर था, सर कम से कम तो यहां से शहर से बाहर निकल जाएंगे, 20 किलोमीटर चला लेंगे। दूसरे छात्र का उत्तर था, सर शहर से बाहर निकल जाएंगे, जब तक जी चाहेगा वो तब तक हम चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कि आपसे एक कदम भी नहीं चलेगा। आप कार चलाना जानते हैं, कार भी दे दिया आपको, चाबी भी दे दिया आपको, लेकिन आपसे एक कदम भी नहीं चलेगा। छात्रों ने पूछा, क्यों नहीं चलेगा सर? क्योंकि मैंने उसमें पेट्रोल नहीं दी है। अब जरा सोचे कि जब मैंने कार में पेट्रोल दिया ही नहीं तो कार चलेगी कैसे? चाहे आप कितना अच्छा चलाना जानते हो। ये प्रीपोजिशन जो है ना, बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो जो मैं अनुभव करता हूं, ये पेट्रोल की तरह है। अगर आपके पास प्रीपोजिशन का ज्ञान है तो आप जितना इसको देते जाएंगे उतना सेंटेंस आपका आगे की ओर बढ़ता जाएगा।
जितना प्रीपोजिशन को डालते जाएंगे सेंटेंस लंबा होता जाएगा। सिर्फ मस्तिष्क में प्रीपोजिशन के कंसेप्ट को क्लियर कट रखने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर देता हूं। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, ही स्लिप्स। जाहिर सी बात है मैक्सिमम छात्र यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसमें आप प्रीपोजिशन का तेल डालेंगे तो ये गाड़ी, सेंटेंस रूपी गाड़ी आगे की ओर मूव करना शुरू कर देगी, फुल स्टॉप खत्म हो जाएगा। जैसे आपने प्रीपोजिशन डाला, ही स्लिप्स विथ हिज ब्रदर। आपने विथ नामक यहां पे एक बूंद डाला, प्रीपोजिशन, गाड़ी आगे की तरफ, सेंटेंस रूपी गाड़ी आगे की तरफ। आप इसको और लंबा करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, आपके पास प्रीपोजिशन का सिर्फ ज्ञान होना चाहिए। ही स्लिप्स विथ हिज ब्रदर, आप जोड़ दीजिए एट नाइट। आप आगे जोड़ दीजिए अंडर द ओपन स्काई। आप आगे जोड़ना चाहते हैं, आप आगे जोड़ दीजिए इन द मंथ ऑफ जून। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रीपोजिशन की सहायता लेता गया, सेंटेंस को आगे की ओर भगाता गया। दिस इज द मैजिक ऑफ प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीपोजिशन हेल्प्स यू, इट प्रोवाइड्स यू ए काइंड ऑफ जर्क टू स्पीक एंड टू राइट इंग्लिश इन सच ए नाइस मैनर। तो प्रीपोजिशन सचमुच में एक तेल की तरह काम करता है, एक पेट्रोल की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में शेयर करने की कोशिश की। चलिए हम लोग सीख रहे थे कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन में हम 3 भाग बनाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे सिर्फ 3। सबसे पहला करते हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। गौर करेंगे वहां पर ऐसा ही बना था, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्बल फ्रेज। फ्रेज वह है जो अपना एक अलग अर्थ देता है, लेकिन यहां पर सामान्य बातों की मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः मैं फ्रेज की बात नहीं कर रहा। एक कैटेगरी है जहां पे वर्ब में प्रीपोजिशन डालते हैं तो फ्रेज बन जाता है, ऐसा सही वर्ब के साथ नहीं होता। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं, सबसे पहले नाउन वाले को तोड़े, नाउन प्लस प्रीपोजिशन। जैसे आप कहते हैं एबंडेंस। एबंडेंस नाउन है, एबंडेंस का अर्थ होता है पर्याप्त। अब अगर एबंडेंस कहें तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? अब ये नाउन जो है फिक्स है, अपना निश्चित एक ही प्रीपोजिशन रखता है। इसके साथ विथ कर देंगे गलत हो जाएगा, ऑन कर देंगे गलत हो जाएगा, बाई कर देंगे गलत हो जाएगा। ये अपना प्रीपोजिशन खुद ढोता है, इसका फिक्स है प्रीपोजिशन। हमें याद है तो मैं आराम से लिख दूंगा कि एबंडेंस हमेशा ऑफ को बर्दाश्त करता है। जैसे मेरे पास पर्याप्त फूड है, आई हैव एबंडेंस ऑफ फूड। आप कहते हैं एबिलिटी। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी, योग्यता। अब एबिलिटी को हम कैसे दिखलाएं? कौन सा प्रीपोजिशन बर्दाश्त करेगा? क्या इसके साथ ऑन कर दें? क्या इसके साथ बाई कर दें? इसके साथ हम विथ कर दें? नहीं, ये जब भी बर्दाश्त करेगा तो फोर को बर्दाश्त करेगा। आप कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। मुझे इन कानूनों में विश्वास नहीं है।
आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन दीज लॉज। यानी कॉन्फिडेंस जो है हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन को लेगा? तो इन। अब जरा आप हमें बताएं कि ऐसे ऐसे नाउन के अनेकों शब्द हैं, अनेकों शब्द हैं, क्या उनको रटा जाए या उनको समझ लिया जाए, उनसे दोस्ती कर लिया जाए? उत्तर होगा सर समझना ही बेहतर होगा, रटना उचित नहीं है। और ऐसे शब्दों की संख्या भी हजारों में है, 1000 से ज्यादा मैं कम बोल रहा हूं, अनलिमिटेड है। और इसको सीखने का एक ही तरीका है, आप घर पर किसी भी अंग्रेजी की किताब को, चाहे वो पेपर हो, मैगजीन हो, नॉवेल हो, आप लाउडली पढ़ें। लाउडली जब आप पढ़ेंगे, चिल्लाकर जब आप पढ़ेंगे, तो आपके मस्तिष्क में एक कंसेप्ट बनेगा कि नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जा रहा, एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, कहां पर वर्बल फ्रेज जा रहा, कहां पर सिंपल फ्रेज जा रहा, कहां पर आइटम्स जा रहे, ये सब एक कंसेप्ट बनता है। अंग्रेजी से जो प्रेम करने वाले हैं, अंग्रेजी को जो चाहते हैं, अंग्रेजी की दौलत पर जो अपने कॉलर को टाइट करना चाहते हैं, तो उन्हें तो ये सारे कार्य करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। लाउडली पढ़ें, बहुत जल्द ये कवर हो जाएगा। और नहीं तो किताबों में, ग्रामर की किताबों में आप ग्रामर सेक्शन में प्रीपोजिशन को ढूंढते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसे रटना नहीं है, समझना है, और समझ करके मस्तिष्क में इसको रखना है। तो सबसे पहला कैटेगरी नाउन प्लस प्रीपोजिशन, जिसमें मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है। ये 3 नहीं, 3 से कहीं ज्यादा है, जो प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको करवाऊंगा। दूसरा जो कैटेगरी बनता है वो बनता है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन। एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, अब इसको कैसे बनेगा? एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, जैसे आप कहते हैं कंसस। कंसस, कंसस का अर्थ होता है सजग, सजग। जैसे वो अपनी पढ़ाई के प्रति सजग है, वो अपने पढ़ाई के प्रति सजग है, या वो अपने ड्यूटी के प्रति सजग है। ये कंसस फिक्स है, एडजेक्टिव है, ये फिक्स है कि जब भी बर्दाश्त करेगा तो एक खास वर्ड को ही बर्दाश्त करेगा। इसके साथ आप चाहें कि विथ ला दे, नहीं लेगा, अगेंस्ट ला दे, नहीं लेगा, टू ला दे, नहीं लेगा। ये जब भी बर्दाश्त करेगा कंसस, तो वो हमेशा बर्दाश्त करेगा ऑफ को। इज कंसस ऑफ हिज ड्यूटी। और आपकी बोलने में, लिखने में दिमाग को और हाथ को एक आदत सी होनी चाहिए कि कौन से नाउन के बाद कौन सा प्रीपोजिशन, कौन से एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन। आप एक दूसरा एग्जांपल देखें, एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है किसी काम में तल्लीन। जैसे वह पढ़ाई में तल्लीन था, यानी पढ़ाई में डूबा हुआ था। अब ये एब्जॉर्ब्ड जो है कौन सा प्रीपोजिशन को बर्दाश्त करता है? क्या ये विथ को ले लेगा, फ्रॉम को ले लेगा, बिटवीन को ले लेगा, एमंग को ले लेगा? नहीं, किसी को नहीं लेगा, ये फिक्स है। और यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं, और यदि याद नहीं है तो आप जो भी बताएंगे गलत ही होगा। और याद करने का आसान तरीका लाउडली रीडिंग जेंटलमैन, और कोई तरीका नहीं। आप पढ़ें, मैं रटने की सलाह कभी नहीं दूंगा। एब्जॉर्ब्ड का अर्थ होता है तल्लीन, और ये हमेशा अपने साथ बर्दाश्त करता है इनको। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एक वर्ड और देखिए, आप कहते हैं अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डर, भय, डर, भय। अब ये कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? तो ये फिक्स है अफ्रेड के साथ, ये जब भी बर्दाश्त करेगा तो ऑफ को करेगा। सी इज अफ्रेड दैट ए स्मॉल चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ कैट्स। तो एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, कौन सा एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन जाएगा, मस्तिष्क में रखना जरूरी है। और अंतिम हम लोग के पास आ रहा है भर प्लस प्रीपोजिशन, जो कि वर्बल फ्रेज नहीं बनता है। भर प्लस प्रीपोजिशन, जैसे आप कहते हैं एब्स्टेन।
एब्स्टेन, एब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना। इसका सेकेंड फॉर्म एब्स्टेन्ड, थर्ड फॉर्म एब्स्टेन्ड। लेकिन ये जब भी लेगा प्रीपोजिशन तो फिक्स है, ये इन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऑन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाई को नहीं ले सकता, एकदम फिक्स है। ये किसको बर्दाश्त करेगा? तो ये बर्दाश्त करेगा फ्रॉम को, एब्स्टेन फ्रॉम। आपको अल्कोहल से परहेज करना चाहिए, यू शुड एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल। यदि आप कहते हैं अप्लाई, अप्लाई, अप्लाई से ही बना है एप्लीकेशन, अप्लाई यानी आवेदन करना, तो ये जब भी बर्दाश्त करेगा तो कौन से प्रीपोजिशन को लेगा? अप्लाई टू। यदि आप कहते हैं गार्ड, गार्ड का अर्थ होता है रक्षा करना। अब ये जब भी प्रीपोजिशन लेगा गार्ड के लिए तो ये हमेशा बर्दाश्त करता है अगेंस्ट को। आप कहते हैं एस्टोनिश, एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित होना, ये जब भी बर्दाश्त करेगा तो एट को बर्दाश्त करेगा। तो ये क्योंकि हमें याद है तो मैं आराम से लिख रहा हूं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको एहसास करा रहा हूं, आपकी नजरें में खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीज शॉर्टकट में नहीं हो सकती। आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इन तमाम बनावट के ऊपर, याद रखना पड़ेगा। चाहे आप याद इसे रटकर रखते हो या समझकर रखते हो, ये आपका विषय है, लेकिन यदि आप लाउडली रीडिंग करते हैं तो ये निश्चित है कि आपकी याद करने की क्षमता जस्ट डबल ट्रिपल बढ़ जाएगी। इन सारी चीजों से व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन को डेवलप करता है, और एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए मैं इसी में आज के ही प्रीपोजिशन चैप्टर में, हालांकि वो प्रीपोजिशन नहीं है, मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूं, और बड़ा सिंपल सा चीज है जिसे आप एक नाम दे सकते हैं। अगर उसको भी आप याद करके रखें तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और उसे जानते हैं हम लोग एक नाम से, इसे मैं अलग से बताना चाहूंगा, प्रोवर्ब। ये हमारे एक्सप्रेशन को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे हिंदी में कहावतें कहा जाता है। जैसे ए बैड कारपेंटर ऑलवेज quarrels with his tools। अगर इसके शाब्दिक मीनिंग को देखा जाए तो इसका शाब्दिक मीनिंग निकलता है कि एक बुरा कारपेंटर हमेशा अपने औजारों से लड़ता है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है नाचे न जाने अंगना टेढ़, नाचे न जाने अंगना टेढ़। अब जरा सोचें, नाचे न जाने अंगना टेढ़ को क्या ट्रांसलेट आप करेंगे? और करेंगे तो क्या शब्दों के मुताबिक वो हो पाएगा? नहीं। तो ऐसी चीजों को याद कर लेने में ज्यादा फायदा है, और इसकी संख्या भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। ढेर सारी है प्रोवर्ब्स हम लोग के बीच में, लेकिन अगर आपके पास 100-200 याद है जो आपके मस्तिष्क में हमेशा बना रहता है, तो बिलीव मी, आपको जीवन में लिखने और बोलने के दौरान इन सारे शब्दों के द्वारा जब आप कोट करेंगे तो आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, चमक जाएगा, आप सम्मान के अधिकारी, यदि आप मस्तिष्क में रखते हैं। जैसे आप कहते हैं टीट फॉर टैट, ये शायद आप लोग को याद होगा, जैसे को तैसा। एक तीसरा देखते हैं, एंड इम्पटी वेसल साउंड्स मच, an empty vessel sounds much, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। अनेकों हैं ऐसे। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। क्योंकि मुझे याद है
तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपके पास याद हो जाए तो निसंदेह आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आप जिस पर्पस से इन सारी चीजों को सीख रहे हैं उसमें 4 चांद लग जाएगा। तो आज की क्लास में आपने प्रीपोजिशन का पूरा परिचय देखा। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच रहकर उसके संबंध को बतलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के मुख्यतः आपको समझाने के लिए, सिखलाने के लिए मैंने बांटा है। सबसे पहला सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा फ्रेजल प्रीपोजिशन, तीसरा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। और इन सारी बातों में सिंपल प्रीपोजिशन कैसे है, क्या अर्थ देता है, कम समय में समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ फ्रेजल में कैसे बनते हैं शब्द, और जो कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन है वहां पर कैसे नाउन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा, वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा, एडजेक्टिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा, इनको बताने का आपको एक रास्ता दिखलाया है। सिंपल प्रीपोजिशन को डिटेलिंग मैं आपके साथ 1 पीरियड में, 2 पीरियड में कर दूंगा, और बाकी जो चीजें हैं इनको हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से, पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समय समय पर देता जाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया है, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जो कभी समाप्त नहीं होता। विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड टुडे सेशन बाय सेइंग ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच।